हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ये फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड हमारा पार्ट 4 होने वाला है एमसीक्यूज का। ऑलरेडी 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हर एक पार्ट की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। पहले 3 पार्ट्स देखिए, वहाँ सीखिए, फिर आगे के कंसेप्ट आप समझेंगे। सीक्वेंस वाइज जो भी आपके पास फ्रीडम स्ट्रगल में जो इवेंट सीक्वेंस वाइज हुए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बाय द मीन्स ऑफ एमसीक्यूज पूरे का पूरा टॉपिक आपके साथ रिवाइज हो रहा है। तो गुजारिश करेंगे अगर आपने पहले वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो पार्ट्स देखिए, फिर आज की क्लास में आइए। गुजारिश कर रहे हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में आप अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लीडर टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह आफ्टर द अगस्त ऑफर फ्रॉम द विसरॉय लिनलिंगगाओ? जो आपके पास विसरॉय जब ये दे रहे हैं, अगस्त ऑफर पेश कर रहे हैं, उसके बाद इनमें से कौन से ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह कंसेप्ट आपके पास दिया? ठीक है जी, समझिए बात क्या थी। अगस्त ऑफर के बाद हम बात करते हैं, पहले समझते हैं अगस्त ऑफर में क्या हुआ था। चलिए जी, अगस्त ऑफर की बात है सर, ये बात है 8 अगस्त 1940 में। 8 अगस्त 1940 में जो आपके पास विसरॉय लिनलिंगगाओ थे वो ऑफर करते हैं, क्या चीज़ें देते हैं? वो बोलते हैं कि सर हम डोमिनेशन स्टेटस देंगे एट सम अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, आगे चलकर हम आपको डोमिनेशन स्टेटस देंगे। एक्सपेंड करना चाहते हैं हम विसरॉय काउंसिल को टू अकोमोडेट मोर इंडियंस इन इट। ठीक है जी, ये चाहते थे कि सेटअप करें वार एडवाइजरी काउंसिल विद इंडियंस इन इट। ये अगस्त ऑफर में इन्होंने बातें कही थी। रिकॉग्नाइजेशन, ये चाहते थे कि रिकॉग्नाइज किए जाएं, ठीक है जी, पहचाने जाएं, रिकॉग्नाइज किए जाएं राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ को। इसके साथ साथ ये प्रॉमिस कर रहे थे ताकि हम रिकॉग्नाइज हम बनाएंगे एक इंडियन पीपल राइट, लोगों के हक के लिए एक ड्राफ्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इन सम फ्यूचर। आगे चलकर हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के तौर पर भी हम काम करना चाहते हैं। तो रिजल्ट क्या था सत्याग्रह, जो आपके पास इंडिविजुअल सत्याग्रह था, ये नतीजा था, ये रिजल्ट था कांग्रेस का। और विनोबा फूले जो हैं, विनोबा भावे जो हैं, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफर किया था। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डैट इज विनोबा फूले आ रहे हैं। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा जा रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक टू फंक्शन विद इन द कांग्रेस? नीचे दिए गए ऐसा कौन सा लीडर है जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की फॉर्मेशन की थी ताकि वो काम कर सकें विद इन कांग्रेस? क्या वो आपके पास राजेंद्र प्रसाद थे? क्या वो आपके पास सुभाष चंद्र बोस थे? क्या वो आपके पास मुजफ्फर अहमद थे? क्या वो आपके पास मौलाना मोहम्मद अली थे? देखिए कंसेप्ट क्या था, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपके पास सुभाष चंद्र बोस आ रही हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। मकसद क्या है? देखिए, सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस आईएनएस के प्रेसिडेंट थे तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो उनसे बहुत बातों पर सहमत नहीं होते थे। इसलिए क्या हो गया, इन्होंने मजबूर किया सुभाष चंद्र बोस को कि वो रिज़ाइन कर दें। जो आपके पास सुभाष चंद्र बोस थे वो प्रेसिडेंट पद से रिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, इसके बाद जो आपके पास राजेंद्र प्रसाद हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसी वजह से इसको मद्देनजर रखते हुए जो आपके पास सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का संगठन किया ताकि वो फंक्शन कर सकें विद इन कांग्रेस। फिर आगे चलकर अगस्त 1939 में उनको कांग्रेस के तमाम ऑर्गेनाइजेशन में से दूर किया गया था। ये कंसेप्ट था आपके पास सुभाष चंद्र बोस के रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा जा रहा है? ऑन 7 दिसंबर 1941 व्हेन जापानीज वार प्लेन्स बम्बर्ड द अमेरिकन पोर्ट पर्ल हार्बर, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए, जब आपके पास 7 दिसंबर 1941 की बात है, 7 दिसंबर 1941 की बात है, जापानीज वार प्लेन्स जो हैं वो अमेरिकन पोर्ट पर्ल हार्बर पर बमबारी करते हैं। उस टाइम पर आपके पास अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? क्या वो आपके पास जॉर्ज बुश थे? क्या आपके पास एफडी रोजवेल्ट थे? क्या वो आपके पास एचएस ट्रूमैन थे या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एफडी रोजवेल्ट आ रहे हैं। देखिए कंसेप्ट क्या था। 1941 में जो आपके पास अलाइड फोर्सेस थे उनके लिए बहुत ही मुश्किल वाला टाइम चल रहा था। फ्रांस हो गए, पोलैंड हो गए, बेल्जियम हो गए, नॉर्वे हो गए, हॉलैंड हो गए, ये सारे के सारे जर्मनी के सामने झुकते हुए नजर आ रहे थे। इवन जो आपके पास ग्रेट ब्रिटेन था वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फेस कर रहा था।
इसी के साथ साथ इसी दौरान जापान जो है वो मार्च कर रहा था, लगातार एग्रेसिव तरीके से साउथ ईस्ट एशिया में मार्च कर रहा था। इसी दौरान पर्ल हार्बर में उसने बमबारी शुरू कर दी। तो तब के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो आपके पास FD रोजवेल्ट थे, और जो आपके पास चीन के प्रेसिडेंट थे वो आपके पास चियांग काई शेक थे। ज़बरदस्त वो परेशान थे जापान को लेकर, ठीक है नहीं। उन्होंने इंडिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, जो आपके पास ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के थे चर्चिल, उस पर ज़बरदस्त प्रेशर डाला। उन्होंने कहा भाई जब तक आप इंडिया का सहयोग नहीं लेंगे, इंडियन लोग जो जब तक इस वार में हमारा साथ नहीं देंगे, बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए जापान को रोकना। इसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1941 में एक पास किया रेजोल्यूशन। इन्होंने कहा भाई हम तैयार हैं, हम आपको कोऑपरेशन ऑफर करेंगे, हम आपका साथ देंगे वार में, लेकिन शर्त टर्म्स एंड कंडीशन लागू होंगे। क्या टर्म्स एंड कंडीशन लागू होंगे? कि आप ब्रिटेन ने प्रॉमिस करना है, वादा करना है कि भाई हम आपको आज़ादी देंगे, हम आपको इंडिपेंडेंट करेंगे आफ्टर द वार एंड ट्रांसफर पावर टू इंडियंस इन ए सब्सटेंशियल सेंस इमीडिएटली। तो ये वादा करिए आप, हम आपका साथ देंगे। तो ये कंसेप्ट था, इसको रिलेटेड इसलिए जो है आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, लीव इंडिया टू गॉड इफ दैट इज टू मच, लीव हर टू एनार्की, विच आर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वर्ड्स आर दीज। ठीक है जी, आपने बताने हैं ये जो अल्फाज हैं, कि इंडिया को छोड़ दो आप खुदा के भरोसे। अगर ये भी आपके मुश्किल है तो लीव हर टू एनार्की, ठीक है, जिसको एनार्की के भरोसे छोड़ दिए। चाहे आपके पास यहाँ ला के नाम की कोई चीज़ रहे ना रहे, आप छोड़ दो इसको। दिस ऑर्डर डिसिप्लिन एनार्की शैल गो एंड इफ देयर इज ए कंप्लीट लॉलेसनेस, अगर पूरे के पूरा लॉलेसनेस भी आ जाता है, आई वुड रिस्क इट, मैं जिम्मेदार हूँगा इसको, मैं तैयार हूँ इसका रिस्क लेने के लिए। तो ये वर्ड्स किसके हैं? क्या ये बाल गंगाधर तिलक के वर्ड्स हैं? क्या सुभाष चंद्र बोस के वर्ड्स हैं? क्या महात्मा गांधी के वर्ड्स हैं? क्या जवाहरलाल नेहरू के वर्ड्स हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सर करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, डैट इज महात्मा गांधी। देखिए बात क्या थी, बात शुरू हो रही है सर आपके पास लगभग मई 1942 में। गांधी जी को लगा भाई अब हम हाथ पर हाथ बैठे रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इन्होंने क्या काम किया, 14 जुलाई 1942 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की वार्धा में एक ज़बरदस्त मीटिंग होती है, जिसमें फैसला लिया जाता है कि हम एक ज़बरदस्त मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने वाले हैं। ठीक है जी, जिसे आपने क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम दिया। 16 में 1942 को ये जो बातें हैं, लीव इंडिया टू गॉड इफ दैट इज टू मच, लीव हर टू एनार्की, ये बातें गांधी जी ने कही थी। गांधी जी ने इसी दौरान नारा दिया था डू और डाई का, और एक मूवमेंट लॉन्च की थी, जो मूवमेंट आपके पास क्विट इंडिया मूवमेंट की लॉन्च हो रही है, इसको इसने नाम दिया था फाइट टू द फिनिश। ठीक है जी, अब फिनिश करके ही जो है दम लेंगे, ये कंसेप्ट इन्होंने दिया था। तो ये कंसेप्ट इसका आ रहा है। तो कोई पूछ ले आपसे कि लीव इंडिया टू गॉड इफ दैट इज टू मच, लीव हर टू एनार्की, ये वर्ड्स किसके हैं? तो ये वर्ड्स आपके पास महात्मा गांधी के आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी was commanded by a medical doctor and a daughter of freedom fighter अमू स्वामीनाथन फ्रॉम मद्रास शी वाज। पूछ रहा है कि जो आपके पास रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट है इंडियन नेशनल आर्मी की, आया आपने सुभाष चंद्र बोस के लेटर पीछे लास्ट सेशन में हमारे साथ अच्छे से पढ़ा है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी, किस तरह से इसने सुभाष चंद्र बोस ने इसमें जान फूकी थी। ठीक है जी, किस तरह से वो सिंगापुर गए, ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, समझी हैं। बोल रहा है कि जो आपके पास रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट थी इंडियन नेशनल आर्मी की, इसे कमांड करते थे एक मेडिकल डॉक्टर, और वो जो मेडिकल डॉक्टर थी वो बच्ची थी किसकी? अमू स्वामीनाथन की, जो स्वामीनाथन फ्रीडम फाइटर थे, वो मद्रास से बिलोंग करते थे। तो वो जो आपके पास रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की कमांड करने वाली मेडिकल डॉक्टर थी, वो कौन है? क्या वो आपके पास डॉक्टर लक्ष्मी है? क्या वो आपके पास डॉक्टर सरोजिनी है? क्या आपके पास डॉक्टर नीलम आ रही हैं? क्या वो आपके पास डॉक्टर अमी कौल आ रही हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? आपके पास ऑप्शन नंबर ए, डैट इज डॉक्टर लक्ष्मी जो है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विच आर द फॉलोइंग वाज द टर्म यूज्ड फॉर द डेजिग्नेशन फॉर द इंडियन एम्प्लॉयड इन द वेरियस वारशिप्स एंड एल्सवायर इन द रॉयल इंडियन नेवी। ठीक है जी, जो इंडियंस रॉयल इंडियन नेवी में काम करते थे, ठीक है जी, तो उन्हें किस डेजिग्नेशन, किस नाम से पुकारा, क्या लक़ब दिया जाता था? क्या उन्हें सिपाहीज कहते थे? क्या उन्हें फाइटर्स कहते थे? क्या उन्हें रेटिंग्स कहते थे? क्या उन्हें सेलर्स कहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, डैट इज रेटिंग। ठीक है जी, आपको पता ही है। आगे बढ़ेंगे।
पूछ रहा है कि आपके पास बीसी दत्त एक रेटिंग थे, मतलब वो आपके पास रॉयल इंडियन नेवी में काम कर रहे थे। ये कंसेप्ट आपने समझ लिया। इन द रॉयल इंडियन नेवी इसको अरेस्ट किया गया था। क्यों अरेस्ट किया गया था? क्योंकि उन्होंने खोद के इंस्क्राइब किया था, उन्होंने लिखा था क्विट इंडिया शिप पर। उस शिप का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है आप हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए, जो बीसी दत्त हैं वो एक रेटिंग थे, इन्हें कैद किया गया था क्योंकि इन्होंने अपने शिप पर खोद के लिखा था क्विट इंडिया, जिसके बदौलत इसको कैद किया गया था। उस शिप का नाम क्या है? क्या आपके पास HS वादिया शिप आ रहा है? ठीक है जी। क्या आपके पास HS अर्जुन आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। क्या वो आपके पास HMIS तलवार आ रहा है या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, ऑप्शन सी, दैट इज HMS तलवार जो है इसका नाम आ रहा है। इस शिप का नाम HMS तलवार आ रहा था। बीसी दत्त जो कि एक रेटिंग थे HMS तलवार पर, उन्होंने खोद के लिखा था क्विट इंडिया, जिसके बदौलत इसे कैद किया गया था। जब इनको कैद किया गया, 1100 अदर जो आपके पास रेटिंग्स थे उन्होंने शिप पर जो है स्ट्राइक कर दी, उन्होंने हड़ताल कर दिया। जो आपके पास रेटिंग्स वहाँ थे, इन्होंने कहा कि हमारे साथ जो है भेदभाव हो रहा है, रेशिस्ट बिहेवियर हमारे साथ हो रहा है इंग्लिश कमांडर्स के द्वारा, हमें पोर क्वालिटी का फूड दिया जा रहा है, हमारे साथ बदसलूकी की जा रही है। ठीक है जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकया था जिसने एक रिवोल्ट को जन्म दिया फरवरी 18, 1946 में। 18 फरवरी, ये डेट याद रख दीजिए, 18 फरवरी 1946 का ये वाकया है। तो ये आपने याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु वाज सर स्टेफोर्ड क्रिप्स? ठीक है जी, आप सबने पढ़ा होता है कि भाई आपके पास क्रिप्स, आपके पास कैबिनेट मिशन आपके पास इंडिया में आया था, तो क्रिप्स के नाम से आपने इसको पढ़ा है। तो ये क्रिप्स मिशन देने वाले क्रिप्स थे। ठीक है जी, इनका आपको पता है क्रिप्स है। तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन थे? क्या ये विसरॉय थे इंडिया के? क्या आपके पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे? क्या आपके पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे? या नन ऑफ दीज? तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इनको समझते होंगे भाई ये क्रिप्स जो थे ये विसरॉय थे। ना 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 सर, ये विसरॉय नहीं थे, ये आपके पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। ठीक है जी। इसके साथ साथ इनके कुछ मेंबर्स आए थे, जैसे अलेक्जेंडर हो गए, AV अलेक्जेंडर, और पैट्रिक लॉरेंस हो गए। ये मार्च 1946 में इंडिया में लैंड करते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं टू सेट अप ए नेशनल गवर्नमेंट बिफोर द फाइनल ट्रांसफर ऑफ पावर। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि उस टाइम पर 1946 मार्च की बात है जब ये आए हैं, तो उस टाइम पर इंडिया में विसराय कौन थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 39, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु एंड आल्सो द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी? ठीक है जी, आपने बताने हैं कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु किन्हें माना जाता है, और सेम पर्सन जो है इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के नाम से एक संगठन शुरू किया था, वो पर्सन कौन है? क्या वो आपके पास दादा भाई नेहरू जी हैं? ठीक है जी। क्या वो आपके पास WC बनर्जी हैं? क्या वो आपके पास बाल गंगाधर तिलक हैं? क्या वो आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले को पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी माना जाता है। जो आपके पास दादा भाई नेहरू जी हैं, इनका टाइटल क्या है? इसको किस नाम से आप जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसको आप जानते हैं। WC बनर्जी सर, ये आपके पास फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये कंसेप्ट आपने पढ़े हैं हमारे साथ, या आपने याद रख लेने हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा जा रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज गांधी बुरी? गांधी बुरी किसे कहा जाता था? क्या आपके पास रेणुका रॉय थे? क्या आपके पास मतंगिनी हाजरा थी? क्या आपके पास सरोजिनी नायडू थी ये? क्या आपके पास अरुणा आसिफ अली थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? मतंगिनी जो हाजरा थी, इन्हें गांधी बुरी के नाम से जाना जाता था। जो आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं आप, अरुणा आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली को क्या नाम देते हैं हम? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट आपके पास अरुणा आसिफ अली आ रही हैं। और जो सरोजिनी नायडू है, जो तो आपको पता ही है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया, इस नाम से आप इसको जानते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में YMCQs बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।